संघर्ष है, संग्राम है, हर पथ विजय गुमनाम है वीरता सामर्थ है, किंचित न जीवन व्यर्थ है। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ नया आपको देखने को मिल रहा होगा इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलेश कुमार मौर्य, जो कि हमारे काफ़ी करीबी मित्रों में से एक हैं। हाल फिलहाल में ही इनका चयन उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 96th रैंक के साथ असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पोस्ट पे हुआ है। हिंदी वाले लोगों को भी बता दें, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर के पद पर इनका अभी चयन हुआ है। नीलेश, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ठीक लग रहा है। 2-3 दिन से जब रिजल्ट आया तो बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अभी 2-3 दिन सिंक इन होने में टाइम लगता है, तो अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, रिजल्ट आ चुका है, फाइनली मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके लिए। मुझे याद आता है नीलेश जी, जब आपने 2024 के फॉर्म अप्लाई किए थे, उस बार पेपर काफ़ी लेट हुआ था। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 2024 का जो प्री हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 21-22 तो जनरली मई जून तक प्री हो जाता है, बट काफ़ी लेट हुआ था। और मुझे वो दिन भी याद आता है कि सेंटर आपका था सोनभद्र में, और रात को 3 बजे निकलना पड़ा था और काफ़ी ठंडी का मौसम था। तो ऐसे संघर्ष को हमने बहुत करीब से देखा है, और जो चीज़ें बता रहे होंगे इस वीडियो में वो बहुत जेन्युइन होंगी। इस चीज़ का हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपके साथ, और कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बाकी इंटरव्यूज़ में मिलती हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, और स्टेप वाइज चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मुझे एक एनेक्डोट ये भी याद आता है नीलेश, किसी हॉस्टल में आप रहा करते थे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। वहाँ जब आपने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था पढ़ना, तो कुछ लोग हंसा करते थे या हंस भी रहे थे। खैर, उनके लिए एक अच्छा आंसर है कि किसी की स्टार्टिंग फेज़ में हंसना नहीं चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप सबके साथ भी ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशन की स्टार्टिंग स्टेज में कुछ ऐसा हो, बट उसको एज अ मोटिवेशन लेना है, और नीलेश ने ऐसा ही किया है। सो आपको पता होगा ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स के बारे में अगर नीलेश पूछें तो क्या कुछ आपकी ब्रीफ स्टडी रही है, या फिर ब्रीफ में आप स्ट्रेटजी शेयर करना चाहें, कैसे ये प्रीलिम्स क्लियर हुआ था? जो ये मेरा प्रीलिम्स रहा, तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट रहा यूपी पीसीएस में। 2022 का अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उस टाइम ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने दिया था, बिना किसी प्रिपरेशन के, खुद का आकलन करने के लिए। और फिर 2023 के लिए थोड़ा ठीक-ठाक मैंने पढ़ा, तो बॉर्डर लाइन पे था तो हुआ नहीं फिर। उसके बाद बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स दिए, और जहाँ तक आपने पूछा कि प्रीलिम्स काफ़ी लेट रहा, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ रहा मेरे लिए कि मैं बाकी एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस कर पाया, और साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए जब प्रीलिम्स दिसंबर में हुआ, तो जाड़े का दिन था। वो तो खैर जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स या फिर जो रीजन्स रहे, वो किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हर किसी के लिए सेम रहते हैं। तो वैसा कोई रीज़न नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया उसमें जाड़े के दिन में जाके, और बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। तो खैर वो सबके लिए रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो 21 दिसंबर का टाइम पीरियड था प्रीलिम्स में, तो मुझे 1-2 महीने के बाकी एग्ज़ाम्स, उससे पहले मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, तो 2 महीने के पीरियड में मैंने पीवाईक्यू देख लिए थे। बाकी मैंने उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे 2024 का अटेम्प्ट मैंने दिसंबर में दिया, तो उससे पहले मैं 23 से एकदम स्ट्रैटेजिक, एकदम फ़ोकस्ड वे में लगा हुआ था, तो थोड़ा बेस बन गया था। तो ज़्यादा दिक्कत मुझे ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा। बाकी आपसे मेरा मुलाकात हुआ था 23 में, तो उस समय से आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर, और काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में। तो वो हमेशा कोई स्ट्रैटेजी, जैसे ये होता है कि करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी हेल्प किया था आपने, कि कैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम वन डे टाइप का, इसमें करंट अफेयर्स आते, तो कैसे इसको बस प्रिपेयर कर लिया जाए, वही सब। स्पेसिफिकली अगर बात करें GS2 पेपर की, जिसको हम जनरली सीसैट कहते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी स्पेशली, कि क्या कुछ करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोगों को हम ऐसे भी जानते हैं जिनके GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट दे वर नॉट एबल टू क्रैक द सेकेंड पेपर। उसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
GS2 के लिए जो सीसेट का पेपर है, उसमें मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन्स आते हैं, जिसमें से 1/3 जो क्वेश्चन्स उसको करने होते हैं नेगेटिव, मतलब एडजस्ट करने के बाद 1/3 मार्क्स उसमें लाने होते हैं, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और यूपी पीसीएस में हिंदी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं काफ़ी कंसर्न था उस टाइम कि कैसे किया जाए इतने कम समय में सीसेट को भी मैनेज किया जाए। और बाकी उसमें मैथ से रिलेटेड है। मेरा 12th जो है जो साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद मैंने ग्रेजुएशन अपना ज्योग्राफी से किया है, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था मैथ के बीच। तो आपने बताया कि आप बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो आप इस क्षेत्र में हैं, तो मुझे कैसे किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करके बस 1/3 मार्क्स किसी तरह लाने थे और हिंदी को कैसे थोड़ा मैनेज कर लेना है, तो उससे क्लियर हो गया पीवाईक्यू के साथ देखते हुए। बाकी इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। मुझे याद आता है उसमें एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी चेक की जाती हैं। उसके भी आपने बहुत बेसिक तैयारी का कुछ बहुत शॉर्ट नोट्स रखा था, तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल के लिए मैं बता दूँ कि उसके लिए तो मैं वहाँ जाके ही सेंटर पे जो 2 घंटे का समय होता है, उसमें कुछ वीडियोज़ आती हैं, तो 1 आध घंटे की वीडियोज़ में उसमें 5-6 क्वेश्चन हमेशा सेम ही रिपीट हो जाते हैं। मैंने उस टाइम उतना ही देखा था और उनको बस जैसे ही मेमोराइज़ कर लिया था वैसे सेम मिल गया उसको। अच्छा रहा वो क्वेश्चन, क्या हिट कर गया, तो उसको ऐसे ही कर लिया, उसमें ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, लेकिन मेन जो रैंक डिसाइड होती है और सिलेक्शन का जो फेज़ है वो कहीं न कहीं मेंस एग्ज़ाम है। सो मुख्य परीक्षा के समय जब आप यूपी पीसीएस की 2024 की मुख्य परीक्षा जून में थी, और उससे पहले आप और भी एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट ले रहे थे, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स ही हो रही थी, बिकॉज़ बैलेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए। मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद होता क्या है कि इंसान, कहने को तो बहुत आसान होता है बट मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही होती है। सो कैसे टैकल किया था मेंस के एग्ज़ाम काफ़ी कम टाइम थे, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही थी? मेंस को लेके कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं रही। जो मैंने 2023 से प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो बैकग्राउंड जो भी है बेसिक्स बने हुए थे। तो जब मेंस का बारी आया, तो हालांकि मैं उससे पहले यूपीएससी का मेंस दे चुका था, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बाकी कुछ एग्ज़ाम्स मेरे अप्रैल में थे, 30 अप्रैल तक हुए थे, तो और फिर इसके बाद अगले महीने यूपीएससी के प्रीलिम्स थे। तो ये सब मैनेज करते हुए मुझे खैर 25 दिन का टाइम मिला था, तो कुछ इसमें मैंने जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ हैं उनका एनालाइज़ करके, एक उसमें एक कंसर्न ये था करंट अफेयर्स को लेके। तो लगता है कि हमारी बातचीत भी हुई थी उस 20-25 दिन में कि क्या-क्या मैनेज किया जाए, कैसे किया जाए। मेरे पे काफ़ी बर्डन भी हो रहा था और काफ़ी वो स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन वो 25 दिन रहे थे। तो जब ये बात हुआ तो मुझे लगता है आपने उस पे सपोर्ट किया था कि नहीं, कई सारे सोर्सेज़ को, जो पिछले 1 साल के सोर्सेज़ हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आईआर से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, या जो भी टारगेटेड या कुछ पूरा हो रहा है, तो आपने मुझे वो लिस्टिंग दे दिया था। तो जिसे मैंने उतना ही 25 दिन में उतना ही टारगेटेड प्रिपेयर करके जाके मेंस दे दिया था। मेंस अच्छा ही रहा होगा और उसी का रिज़ल्ट है कि आज पीडीएफ की जो सिलेक्शन की पीडीएफ आई थी उसमें आपका नाम है। तो मेंस की आपकी ये स्ट्रेटजी रही थी। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू स्टेज पे, जिसके लिए बहुत सारे आजकल मॉक टेस्ट चलते हैं मार्केट में, कोचिंग्स बहुत सारे प्रयास करती रहती है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि इंटरव्यू स्टेज अच्छा चला जाए। मुझे याद आता है कि फरवरी 2026 में जो है ये आपका इंटरव्यू शेड्यूल था। कहीं न कहीं बहुत लेट लग रहा था। इस पूरी तैयारी में आपको पेशेंस भी काफ़ी रखना होगा, बिकॉज़ द प्रोसेस हैज़ बिगन इन 2024। 2024 में प्रक्रिया की शुरुआत होती है और 2026 मार्च अप्रैल तक जाते-जाते आपका परिणाम आता है। तो कहीं न कहीं 1.5 से 2 साल लग रहे हैं लगभग। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। इंटरव्यू स्टेज में मुझे याद आता है कि आप 14-15 फरवरी के आसपास बनारस आते हैं।
उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं नीलेश को माइक देने से पहले बताऊँगा। नीलेश ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2022 में भूगोल प्रतिष्ठा में यानी ज्योग्राफी ऑनर्स पे अपना स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इस वजह से कहीं न कहीं एक डर था कि अगर कहीं इंटरव्यू बीएचयू पे चला जाए तो क्या कुछ किया जाए। जितना नीलेश नहीं परेशान थे उतना मैं परेशान था बिकॉज़ मेरे एक मित्र थे नीलेश जी, जिनका अंततः रिज़ल्ट तो नहीं हो पाया यूपीएससी में, वो इंटरव्यू दे रहे थे एक बार। तो इंटरव्यूअर ने बहुत अच्छे खासे सवाल उनसे बीएचयू के कैंपस से पूछ लिए और वो जब बाहर निकले तो कहते हैं कि आदित्य जी मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि तैयार करके जाना चाहिए था। सो वो डर था मेरे मन में और मैंने इस वजह से बनारस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और नीलेश को मैंने कई बार कहा कि इस पे हमें करना चाहिए। और फिर बीएचयू के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। बीएचयू में होलकर भवन कहाँ है, सेंट्रल लाइब्रेरी का क्या कुछ सीन है, जो मेन गेट है बहुत भव्य आपको दिखता है, उसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, राजा बलरामपुर ने बनवाया था, कितना कुछ डोनेशन दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में एक खास चीज़ चल रही थी कि जो मदन मोहन महामना है उनको प्रिंस ऑफ बेगर्स क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आउट ऑफ जैसे बॉक्स टाइप के, जो जनरली स्टैटिक नेचर्स के नहीं होते हैं वैसे क्वेश्चंस। या फिर जैसे वो एक और किस्सा था, इंटरव्यू के वहाँ जाने के दौरान ही चेयरमैन सर आए हुए थे, तो बीएचयू का कोई वहाँ पे नाम ले लिया था, तो वो हम लोग को गाइड कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किसी ने पूछ दिया सर एग्जांपल दे सकते हैं कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अच्छा हमने बस उनके बारे में पूछा कि आप महामना को जानते हैं, इस्टेब्लिश किया उन्होंने बीएचयू फाउंडेशन रखा। तो इसके बाद जब फंडिंग का बात आया तो हैदराबाद के निज़ाम के पास गए, उन्होंने कैसे परसुएड किया उनको कि आप हमें बीएचयू के लिए फंडिंग करिए या कैसे करिए, कोई अनोखा तरीका अपनाया था। तो ये कुछ बातें रही थी। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन था, तो जैसा आपका एक्सपीरियंस आपके जो करीबी मित्र का रहा, तो उससे पहले मैंने वो सारी चीज़ें आप ही के थ्रू हमारी बात हुई थी, 2 ढाई घंटे बात हुई थी। मैंने नोट्स भी बनाया था काफ़ी डिटेल इस पे। तो बीएचयू का तो सारा चीज़ प्रिपेयर हो गया था, जितना भी स्टैटिक था। तो वैसे खैर इंटरव्यू में बीएचयू से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। बट जो डर थी उसकी वजह से हमने बनारस और बीएचयू को पूरा प्रयास किया था कि नीलेश के साथ मिलकर काफ़ी बातें करके, क्योंकि बहुत उसका लोड नहीं लेना था हम लोगों को, बस बातों बातों में चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना था। लकीली सवाल नहीं पूछा गया, अच्छी बात है। सवाल पूछा जाता तो शायद नीलेश डिफेंड कर लेते, अच्छा आंसर देते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और कुछ जो इंटरव्यू में आपको बहुत स्पेशल लगे कि जिसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ लगता है, कुछ अगर कुछ और कहना है? इंटरव्यू में मेरा जो इंटरव्यू था ज्योग्राफी से था, तो सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं जो आप प्रिपेयर्ड भी नहीं है। तो इंटर करते ही आपने बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बाउंसर टाइप के होंगे, आपको ज़रूरी नहीं है उस पे आंसर करना। तो ये चीज़ें खैर मुझको भी पता होती हैं, लेकिन कोई अगला बताता है उसको जोर दे के उस पे बताता है, तो वो चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। तो आप जाने से पहले 27 को आपने मुझे याद दिलाया था कि नहीं जाइएगा, कैसे क्या क्वेश्चंस जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कैसे इन बातों का बस ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के दौरान, पैनिक नहीं करना है। तो उन्होंने जाते ही मुझसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है। तो अचानक मुझे याद आ गया 2 सेकंड सोचने के बाद सर, कि ये जो बुद्ध ने पहला सरमन दिया था, तो उन्होंने व्हील ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कुछ उनको रोटेट घुमा दिया था, जो भी है, तो इसी को कहते हैं, वो कन्विंस थे। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि जो मुझको नहीं आ रहा था, उन्होंने पैनिक, वो चाह रहे थे कि मैं पैनिक हो जाऊं। उन्होंने पूछा कि आप पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको तो जानते ही होंगे, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको ये पता है कि उनके जो गाल होते हैं क्यों लाल होते हैं। तो ये क्वेश्चन, हाँ खैर मैंने सोचा, फिर सॉरी बोल दिया, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर वैसे ही डिस्कशन आगे बढ़ गया और पूरा इंटरव्यू मेरा ज्योग्राफी पे ही ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको बहुत लाइटर वे में पूछा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो आपको बहुत परेशान होना हाँ, है। एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने एसडीआई के बारे में पूछा, और एसडीआई में उन्होंने पूछा कि
कोई इंडियन ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट किए, तो अमर्त्य सेन हम लोग प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान, बाकी सब एग्ज़ामों में हमको पता होता है अमर्त्य सेन एस्से में भी लिख के आते हैं। वहाँ मुझको सेन शन, स से करके कुछ याद आ रहा था, लेकिन अमर्त्य सेन नहीं याद आ रहा था। तो सर बोले कि इंडियन है, काफ़ी प्रोमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट या फिर जो भी रहे हैं। तो मैं काफ़ी सोचा उसके बारे में, 2-3 सेकंड लगा होगा, फिर मैंने सॉरी बोल दिया तो सर काफ़ी कन्विंस थे कि नहीं। बाकी उससे पहले एक सर थे जिन्होंने शाबाशी दिया था कि नहीं शाबाश, अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अगर ना बताया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने ऐसे ही गलत बताने की जगह या गेस करने की जगह उनको साफ-साफ सॉरी बोल दिया था और कोई स्ट्रेस नहीं लिया। तो वो काफ़ी खुश दिख रहे थे मेरे इंटरव्यू से, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू ठीक-ठाक गया है, अच्छा गया है। लास्ट में एक बात, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों यानी एस्पिरेंट्स के बीच में टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा उसमें उस प्रॉब्लम को और एग्जेजरेट कर देता है सोशल मीडिया का यूज़ करना। सो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, और इसी के साथ इसको एंड कर देंगे। सोशल मीडिया खैर अगर मैं कहना चाहूँ तो वो सबके लिए एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर कोई मैनेज कर पा रहा है तो अच्छी बात है, मैं मैनेज नहीं कर पाता। हालाँकि मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, मैंने कभी इंस्टा या फेसबुक जैसी चीज़ें नहीं चलाई। व्हाट्सएप तो खैर पर्सनल चीज़ है जो कई बार मजबूरीवश मुझको चलाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। खैर मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो रहा यूट्यूब रहा। यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल कंटेंट देखते हो, उस पे ज़्यादा कुछ फीड हिस्ट्री या फिर कुछ ऐसे देख लेना, तो खैर मैं उसको टाइमर लगा के मैनेज कर लेता था और ऐसा ठीक ही रहा। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीव, यही कुछ चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन कर नहीं पाता था, लेकिन रेगुलर पढ़ाई कर लेता था, जिससे और कई सारे एग्ज़ाम्स देने की वजह से जो एग्ज़ाम फ़ियर का सिचुएशन हो वो काफ़ी हद तक मैंने मैनेज कर लिया था। जिससे आराम से मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आराम से हो जाए, सिलेक्शन कहीं न कहीं हो जाएगा। लास्ट में जाते-जाते एक जो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहता है किसी के भी सिलेक्शन के बाद, व्हाट अबाउट द क्रेडिट्स, कि श्रेय किसको जाता है? क्योंकि संघर्ष आपके हैं, लेकिन किसी भी घर के बनने में बहुत सारे मज़दूर और बहुत सारे राजमिस्त्री की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर कौन से लोग थे, कौन थे जो जिनका सहयोग आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कल भी रहेगा और पहले भी रहा है? अगर आज ये मेरा एक सिलेक्शन हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा इंस्टेंट मोमेंट रहा है जो जिससे ये सिलेक्शन हो गया। ये थ्रू आउट द जर्नी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है फैमिली में, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई के प्रति लगनशील रहना है, यही सारी चीज़ें थी। और बाकी घर का सपोर्ट हमेशा रहता है, फैमिली सपोर्ट हमेशा रहता है। और कुछ इस तैयारी के दौरान कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझको ये सिर्फ़ इस बारे में ही उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं, आपको जो राइटिंग है, आंसर राइटिंग, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो उनके कहने से मैंने स्टार्ट किया और धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस करते-करते इतना अच्छा इम्प्रूव हो गया। ख़ैर इतना अच्छा तो नहीं हुआ, अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है जो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हो गया। बाकी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा इस जर्नी में साथ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंडिविजुअल एक अचीवमेंट है। ये एक कलेक्टिव अचीवमेंट के तौर पे मैं देखता हूँ, जिसमें अन्य सभी लोगों का उतना ही योगदान है और जो थोड़ा बहुत मैंने किया उससे ये रिज़ल्ट संभव हो पाया। तो आज देख रहे हैं इसको। लास्ट में यही बोलेंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द मुझे उम्मीद है जल्द एक और न्यू इंटरव्यू के साथ हम मिलेंगे इसी चैनल पे। कुछ और भी रिजल्ट्स आने को हैं और शायद अच्छे आएंगे भी। सो अनिलेश को इस पद के लिए अभी के लिए बधाई और आगामी प्रभावी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं अनिलेश। धन्यवाद, धन्यवाद आदित्य सर।